नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का सदमा। आज रीना बहुत दुखी थी। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। हर वक्त अपनी माँ को याद कर रही थी। पता नहीं माँ का ख्याल उसके मन में बार बार क्यों आ रहा था। अपनी माँ का हाल जानने के लिए रीना ने जाने कितनी बार अपने भाई को फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन की घंटी बजकर बंद हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। रीना के मन में उथल पुथल बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। असल में थोड़े समय पहले ही रीना के भाई भाभी और उसकी माँ विदेश जाकर वहीं पर बस गए थे। वैसे तो 6 महीने पहले 67 वर्ष की उसकी माँ अभी तक चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के कामों को भी जल्दी जल्दी से कर लिया करती थी और अपनी बहू की मदद भी किया करती थी। रीना के पिताजी भी उस समय जीवित थे। रीना के घर में उसके माता पिता काफी खुश थे और घर में खुशहाली थी, लेकिन न जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि एक दिन अचानक से रीना के पिताजी का सड़क पर एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और वहीं पर साथ के साथ वे भगवान को प्यारे हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रीना के पिताजी का इस तरह से चले जाना रीना की माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्हें अपने पति का सदमा लग गया था, जिसके कारण शांति देवी जी की याददाश्त चली गई थी। अब तो शांति देवी जी सदमे के कारण किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। अपने परिवार के लोगों को भी पहचान नहीं पा रही थी। उनका काफी इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ था। अभी 4 महीने पहले की ही बात है। रीना के भाई ने अचानक से विदेश में रहने का निर्णय ले लिया था, लेकिन रीना नहीं चाहती थी कि उसकी माँ इस हालत में विदेश जाए और वह अपनी माँ को कहीं भी भेजना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके भाई भाभी रीना को कहने लगे, अरे रीना, विदेश में बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं, इसलिए माँ को विदेश में जाकर दिखाएंगे तो उनकी हालत में सुधार जल्दी ही आ जाएगा और माँ जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। रीना अभी यह सब सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजने लगती है। रीना के भाई मुकुल का फोन था। रीना ने जल्दी जल्दी से फोन को उठाया और कहने लगी, हेलो भैया, कैसे हो आप? और आप कैसे हो? वहाँ सब कैसे हैं? मैं कब से आपको फोन मिला रही हूँ, लेकिन कोई फोन का जवाब नहीं दे रहा है। और यहाँ सब ठीक है? मैं लगातार फ़ोन लगाकर आप सभी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ रीना, सब ठीक है। असल में बात यह है कि आजकल मेरे ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम रहता है, जिसकी वजह से मुझे किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। घर जाने में भी देरी हो जाती है, इसलिए किसी से बात ही नहीं हो पाती। काम का कुछ ज़्यादा ही बोझ पड़ गया है। कोई बात नहीं भैया। अब आप बताइए कि क्या माँ ठीक है? माँ की तबीयत अब कैसी है और माँ कहाँ है? मेरी माँ से बात करवा दीजिए। माँ के बारे में सोच कर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अगर माँ बात नहीं कर पाई तो आप अपने फ़ोन से वीडियो कॉलिंग करके मुझे माँ को दिखा दीजिए। माँ को देखकर मुझे चैन मिल जाएगा और माँ का चेहरा देखकर मेरे मन को सुकून भी मिल जाएगा। अरे रीना, क्या कहती हो? मैं तुम्हारी बात ही करवा देता हूँ माँ से। अभी रुको, हम यहाँ पर माँ का बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं और जिसके कारण माँ की तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा है। अब तो माँ को सब कुछ याद भी आने लगा है। तुम अभी रुको, मैं तुम्हारी बात माँ से करवा देता हूँ। मुकुल अपनी माँ को फ़ोन देते हुए कहता है, माँ, आपकी बेटी रीना का फ़ोन है, आप बात कर लीजिए। तभी रीना माँ से कहती है, अरे माँ, कैसी हो आप? रीना बेटी, कैसी हो तुम? रीना की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए और फिर बोली, हम सब तो यहाँ पर ठीक हैं। आप बताइए माँ, आप कैसी हैं? काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मन बहुत घबरा रहा था।
आप इस समय दवाइयाँ तो लेती हैं ना, और आप अपना ध्यान तो रखती हैं ना। अरे रीना बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तू मेरी बिल्कुल भी चिंता मत किया कर। और डॉक्टर ने तो मुझे पार्क में घूमने के लिए भी कहा है। अपनी माँ से बात करने के बाद रीना ने फ़ोन रख दिया, यह कहकर कि अच्छा ठीक है माँ, अब आप अपना ध्यान रखना, मैं फ़ोन रखती हूँ। इस समय रीना का पति दीपक ऑफिस से घर आ गया था। माँ से बात करने के बाद रीना काफ़ी खुश लग रही थी। उसको इतना खुश देखकर दीपक कहने लगा, क्या बात, आज तो मेरी पत्नी धर्म पत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। यह सुनते ही रीना ने पीछे मुड़कर देखा तो दीपक खड़ा हुआ था। यह कहने लगी, अच्छा तो आप आ गए, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं कि जब से पापा चले गए थे तब माँ की याददाश्त चली गई थी, लेकिन आज मेरी भैया से बात हुई तो पता चला कि माँ की याददाश्त वापस आ गई है और माँ बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम भी याद है। भाई ने माँ का इलाज अच्छे से डॉक्टर से कराया है, जिसके कारण माँ अब ठीक हो गई है। आज माँ ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की है। आज माँ ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी, लेकिन आज इतने दिनों के बाद माँ से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। यह सब कहकर वह किचन में चली गई और अपने पति के लिए चाय बनाने लगी। यह सुनकर दीपक भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि माँ जी अब ठीक हैं। उसके बाद दीपक ने कहा कि रीना, 10 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार हम अपनी शादी की सालगिरह को धूमधाम से मनाएं और एक अच्छी सी पार्टी भी दें। पार्टी में मैं सोच रहा था कि सभी रिश्तेदारों को भी बुलाएं और अपने दोस्तों को भी। रीना कहने लगी, दीपक, दोस्तों के पार्टी करने से तो अच्छा है कि हम मंदिर में जाकर सालगिरह वाले दिन भगवान की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें, भगवान के चरणों में जाकर माथा टेकें और बेसहारा लोगों को खाने का सामान देकर और कपड़े लत्ते देकर उनकी सहायता करें। दीपक को भी रीना की बात पसंद आई और कहने लगा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रीना कहने लगी, क्यों ना इस बार हम हरिद्वार जाएं और वहां पर जाकर यह काम करें। मैं भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर माँ ठीक हो जाएगी तो मैं हरिद्वार जाकर भगवान के दर्शन करूंगी और हर की पैड़ी पर स्नान करूंगी। दीपक कहने लगा, अच्छी बात है, हम जरूर जाएंगे। हरिद्वार जाने की बात को सुनकर रीना के बच्चे भी खुश हो गए थे और खुशी के मारे उछल रहे थे। रीना कहने लगी, आज हम बाजार जाकर ज़रूरतमंद सभी चीज़ ले आते हैं और जो चीज़ हम बांटना चाहते हैं सभी कुछ खरीद कर ले आते हैं। सालगिरह वाले दिन दीपक अपनी पत्नी रीना के साथ और अपने बच्चों को लेकर हरिद्वार पहुंच गए थे। रीना ने देखा कि मंदिर के बाहर एक घास की एक झोंपड़ी बनी हुई थी, जिसमें न जाने कितने बेसहारा लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुजुर्ग भी थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी तकलीफ़ों को बता रहे थे। उनकी हालत खराब थी। उनकी हालत को देखकर रीना को उन पर तरस आ रहा था। रीना उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। रीना के पास खाना देखकर सभी लोग झुंड बनाकर रीना को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और रीना से खाना मांगने लगे। दीपक सभी को कहने लगा, अरे सभी लोग लाइन में बैठ जाइए, आप सभी को खाना मिलेगा। सभी को लाइन में बैठाकर रीना खाना बांटने लगी थी। दीपक सभी को उनकी ज़रूरत का सामान और कपड़े बांट रहा था। खाना मिलते ही सभी लोग जल्दी जल्दी से खाना खाने लगे। जैसे ही रीना खाना बांटते आगे की लाइन में पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला ने हाथों को जोड़कर कहने लगी, अरे बेटी, मुझे थोड़ा सा खाना और दे दो, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। उस महिला की आवाज़ सुनकर रीना हैरान रह गई। उसे वह आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई थी और बोली, अरे माँ जी, अभी देती हूँ आपको खाना। वह बुजुर्ग औरत अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही थी, शायद उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। रीना की नज़र औरत के चेहरे पर पड़ गई। उसे देखकर रीना के होश उड़ गए थे
उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। रीना के हाथों से खाने का सामान नीचे गिर पड़ा, उसके हाथों से छूटकर। इस समय दीपक उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रीना, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। लेकिन देखा तो सामने बैठी औरत की तरफ एकटक देखे जा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। फिर दीपक उस बुजुर्ग औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे, और वह भी इस हालत में। वह बुजुर्ग औरत रीना को एकटक देखे जा रही थी। इस समय यह एक बूढ़ा व्यक्ति जो मंदिर के सामने पूजा पाठ का सामान बेचते थे, वह भी वहाँ पर आ गए और कहने लगे, अरे क्या हो गया बेटी, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं। रीना रोती हुई बोली, हाँ यह मेरी माँ है, और कहकर रोने लगी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे बेटी, लगभग 1 महीने पहले की बात है, एक औरत इनको सीढ़ियों पर बैठा कर चली गई थी और उसके बाद से लेने के लिए नहीं आई। तब से यह बुजुर्ग महिला यहीं पर रहती है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, इनको तो अपनी पिछली बातें भी याद नहीं है, और अगर यह तुम्हारी माँ है तो यह यहाँ पर क्यों है, और उनकी यह हालत कैसे हो गई। रीना कहने लगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, माँ यहाँ कैसे आई। दीपक कहने लगा, अरे रीना, तुम्हारे भाई भाभी तो तुम्हारी माँ को विदेश लेकर गए थे, और 10 दिन पहले ही तुम्हारी बात तुम्हारी माँ से हुई थी। फिर माँ की यहाँ माँ जी यहाँ कैसे आ गई, और वह भी इस हालत में, यह तो संभव ही नहीं है। रीना कहने लगी, माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फोन पर माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात भी की थी, लेकिन यह तुम मुझे पहचान भी नहीं रही है। देखो ना दीपक, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है। आखिर उनसे पूछे कैसे कि क्या बात हो गई। दीपक कहने लगा, रीना सब बाद में देखना, सबसे पहले माँ को घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए दीपक और रीना शांति देवी जी को अपने घर लेकर आ गए। घर आकर रीना ने अपनी माँ को नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और उन्हें खाना खिलाया और फिर उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। लेकिन रीना और दीपक अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ आखिर हरिद्वार कैसे पहुंची, वह भी इस हालत में। उनके मन में उलझन चल रही थी और इसी उलझन को सुलझाने के लिए रीना ने मुकुल को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप, कहीं आप बिजी तो नहीं हो, और घर में सब कैसे हैं। मुकुल रीना को कहने लगा, यहाँ पर सब ठीक है और मैं अभी घर पर ही हूँ। अभी अभी हमने नाश्ता किया है। तेरी भाभी ने आज बड़ा ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था, जिसे खाकर दिल खुश हो गया। अच्छा भैया, एक बार आप माँ से तो बात करवा दीजिए। असल में बात यह है कि आज बच्चे नानी से बात करने के लिए बड़ी ही जिद कर रहे हैं। मुकुल कहने लगा, ठीक है रीना, मैं अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, बात कीजिए। रीना का फ़ोन है। दूसरी ओर से रीना बोली, हेलो माँ, कैसी हो। दूसरी तरफ से रीना की माँ जैसी आवाज़ आ रही थी, अभी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अभी दवाई खाकर सोने जा रही थी। मैं तेरे साथ फिर कभी बात करूँगी। उस आवाज़ को सुनकर रीना का सर चकराने लगा था। आखिर यह हो क्या रहा था। थोड़ी देर के बाद रीना का भाई कहने लगा, अरे रीना, यहाँ पर आकर माँ को थोड़ी सी सर्दी लग गई है, जिस वजह से माँ तुमसे बात नहीं कर पा रही है। मैं फिर किसी दिन तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। रीना अपनी माँ से फ़ोन पर बात करके हैरान हो गई थी। रीना समझ नहीं पा रही थी कि वह आवाज़ किसकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। फ़ोन को स्पीकर पर रखा गया था, इसलिए दीपक ने भी सभी बातें सुन ली थी और कहने लगा कि रीना, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही है या कोई और, कहीं हम किसी और को तुम्हारी माँ समझकर घर तो नहीं ले आए हैं। तो रीना बोली, क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक बेटी अपनी माँ को क्या नहीं पहचान सकती। अगर फिर भी कोई गुंजाइश बाकी है तो एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ समय पहले माँ के
एक पैर का ऑपरेशन हुआ था और माँ के पैर में टाँके लगे हुए थे, उसका निशान अभी भी उनके पैर पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए रीना ने अपनी माँ के पास जाकर देखा और उनके पैर के ऊपर से कपड़ा उठाया तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह उसी की माँ ही थी। लेकिन दीपक बताओ तो मुकुल भैया आज तक किसके साथ मेरी बात करवा रहे थे और वह आवाज़ किसकी थी? जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वह लोग तो विदेश में हैं और माँ को तो कुछ याद ही नहीं है। तो दीपक बोला, शांत हो जाओ रीना, सबसे पहले माँ का इलाज करवाना जरूरी है, माँ जी का सही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद रीना अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ आप मुझे कैसे भूल सकती हो? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी, कुछ तो याद कीजिए आप। यह सब कहकर रीना फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद रीना की माँ बोली, अरे बेटी मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तुम कौन हो? लेकिन तुम रो मत, चुप हो जाओ बेटी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम तो अपने भगवान के ऊपर भरोसा करती हो, तभी तो तुम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हो, तो भगवान भी तुम्हें सारी परेशानियों से दूर करेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रीना की माँ अपनी आंखों के आंसू साफ करने लगी और रीना के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरने लगी, जिससे रीना को काफ़ी सुकून मिला। अगले दिन रीना ने अपने पति दीपक को कहा कि माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। रीना और दीपक माँ को डॉक्टर के पास ले गए। उनके टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी याददाश्त वापस आना बहुत ही मुश्किल है और अगर उन्हें सही समय पर दवाई दी गई तो और अच्छी से देखभाल की गई तो उन्हें पुरानी बातें याद करवाई जा सकती हैं। शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता कि हो क्या सकता है। यह सुनकर रीना थोड़ा सा उदास हो गई थी। रीना अपनी माँ को लेकर घर आ गई। जब शांति जी सो गई थी, रीना ने दीपक से कहा, आज से पहले मैंने अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से मुकुल भैया हमारे साथ झूठ बोल रहे थे और हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। हम यहाँ बैठे बैठे ही समझ रहे थे कि माँ भैया भाभी के साथ बड़े ही आराम से रह रही है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह नहीं आया कि जितनी बार भी मैंने भैया से माँ से बात करने के लिए वीडियो कॉल पर कहा था, भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते थे और वीडियो कॉल की बात को टाल देते थे। तो दीपक कहने लगा, लेकिन रीना, यह समय बैठकर रोने का बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा और कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हाँ दीपक, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या हालत बनाकर रख दी है मेरी माँ की। लेकिन भैया इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएंगे, सारा सच नहीं उगलेंगे और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें उनको यहाँ पर बुलाने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ पर दौड़ते हुए चले आएं। फिर दीपक बोला, रीना, बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे भाई को यहाँ पर लाने के लिए मजबूर कर सकती है और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो साफ हो ही गया है कि तुम्हारे भाई को पैसों से कितना प्यार है और वह पैसे के लालच में दौड़ा दौड़ा चला आएगा। तुम अपने भाई से कहो कि हमारे घर पर एक लेटर आया है और जिसमें यह लिखा है कि माँ की पूरी 90 लाख की पॉलिसी पूरी हो गई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ के साइन जरूरी हैं। माँ के साइन करने के बाद ही वह पैसा हमें मिल सकता है। लेकिन रीना, ध्यान रखना कि तुम्हारे भाई को किसी भी तरह का कोई पता ना चले और उनको यह भी कह देना कि क्या माँ ने कोई पॉलिसी कराई है। यह बात पूछ लेना, जिससे पूछना कि क्या उन्होंने पॉलिसी कराई थी जिसमें उन्हें 90 लाख रुपए मिलने थे और क्या उन्होंने हमारे घर का पता दिया था। और बात करते समय तुम्हारे भाई को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी माँ हमारे पास है। ठीक है दीपक, मैं सुबह होते ही मुकुल भैया को फ़ोन करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। रीना सोचने लगी कि भैया को शक ना हो जाए, इस विचार में डूब गई थी और अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सभी काम निपटाने के बाद रीना ने अपने भाई मुकुल को फ़ोन लगाया। मुकुल के फ़ोन उठाते ही रीना बोली, भैया जरा माँ से बात करवाना, बहुत ज़रूरी काम है। मुकुल बोला, रीना तुम 4 मिनट लेट हो गई हो, अभी अभी
माँ बाहर घूमने के लिए गई है। डॉक्टर ने उन्हें घूमने के लिए बोल रखा है, ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए तुम्हारी भाभी के साथ पार्क में गई है। लेकिन मुझे बताओ तो तुम्हें माँ के साथ कौन सा ज़रूरी काम है? मुझे बता दो, जब माँ घर आएगी तो मैं माँ को बता दूंगा। तो रीना ने वही सब बातें अपने भाई मुकुल को बता दी। इतना सुनते ही रीना के भाई की आंखों में नोटों की गड्डियों की फ़ोटो घूमने लगी और फिर बोला, अरे रीना, तुम्हें तो पता है माँ की तबीयत आजकल ज़्यादा ठीक नहीं रहती। इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। क्या मेरे आने से काम नहीं चलेगा? तो मैं आ जाऊँगा। रीना ने कहा, लेकिन भैया, पॉलिसी तो माँ के नाम पर है और साइन भी माँ के ही चाहिए। एक बार अगर माँ से बात हो जाती तो मैं सोचती कि क्या करना है, शायद आपके आने से ही बात बन जाए। क्या पता माँ ने नॉमिनी में आपका ही नाम लिखवाया हो। यह तो माँ ही बता सकती है। अगले दिन रीना ने फ़ोन करके अपने भाई को कहा कि नॉमिनी में आपका ही नाम लिखा हुआ है, इसलिए आपके आने से काम बन जाएगा। माँ का आना ज़रूरी नहीं है। तो मुकुल बोला, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी टिकट का इंतज़ाम कर देता हूँ और वहाँ पहुँचने की तैयारी करता हूँ। रीना कहने लगी, अरे भैया, अकेले मत आना, भाभी को भी साथ में लेकर आना। रीना ने कहा। तो मुकुल बोला, हाँ हाँ, वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं, मेरी भाभी को भी, तेरी भाभी को भी मायके गए हुए, वह भी वहाँ जाकर अपने घर वालों से मिल लेगी। यहाँ पर तो हमने माँ के लिए एक नौकरानी को लगा कर रखा है, जो माँ का पूरा दिन अच्छे से ख्याल रखती है। ये बातें सुनकर रीना सोच रही थी कि कैसे उसका भाई एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा है, लेकिन उसने भी ठान लिया है कि भैया के हर एक झूठ का पर्दाफाश कर देगी और उनकी हर बात का जवाब देगी। रीना ने अपनी माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए अपनी माँ को कुछ फ़ोटो दिखाई, जिसमें उनकी भाभी की फ़ोटो थी। उन सभी तस्वीरों को शांति जी अजनबी की तरह देखे जा रही थी। वह किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहू की तस्वीर को देखा तो घबरा गई थी और कहने लगी, मुझे दूर ले जाओ। यह ऐसा कहती है, मुझे और डर के कारण उनके चेहरे पर पसीना आ गया था और उन्होंने वह फ़ोटो उठाकर फेंक दिए। रीना समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। हर रोज़ शाम के समय रीना अपनी माँ को पार्क में लेकर जाती थी। वहीं पर पड़ी बेंच पर बैठकर रीना अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ की हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन रीना ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उसके घर में लेकर जाएगी, जहाँ पर वह हमेशा से रहती थी। शायद वहाँ जाकर उन्हें कुछ याद आ जाए और उनकी हालत में कुछ सुधार हो जाए। जब रीना अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुँची तो और गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और कहने लगी, अरे शांति, तुम, बड़े दिनों के बाद तुमसे मिलना हुआ है। वह बुजुर्ग औरत शांति जी की पड़ोसी थी। रीना ने कहा, नमस्ते आंटी। आंटी जी, कैसी हैं आप? रीना ने कहा। पड़ोसन बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो और यहाँ कब आई हो? रीना कहने लगी, कुछ समय पहले ही मेरे पति का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की तरफ देखते हुए वह पड़ोसन बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्या बताऊँ आंटी जी, जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की ऐसी ही हालत हो गई है। भाई ने बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। अरे बेटी, कैसी बातें करती हो? तुम्हारे भाई ने इलाज कैसे करवाया, यह तो सभी को पता है। तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता के साथ ढंग से बात भी नहीं करते थे। इलाज तो बहुत दूर की बात है और तू इलाज की बात करती है। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे सुनाया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार अपनी बेटी से बात करके देख ले, लेकिन वह तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो तुम्हारे घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी। जिस दिन तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से गए थे उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब तुम्हारी माँ की हालत ऐसी हो गई, तभी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर बाहर से घर को ताला लगाकर तुम्हारे भाई भाभी 5 दिनों के लिए घूमने चले गए थे और घर की चाबी मेरे पास रखकर चले गए थे। इतने दिन वह बिना खाना खाए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। घर की चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैं जाकर उन्हें खाना दे आई थी। मुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी
तेरी माँ से प्यार करते थे और उन्होंने तेरी माँ का इलाज करवाया है। कहते कहते उस पड़ोसन की आंखों में आंसू आ गए थे। यह सारी बातें सुनते ही रीना के दुख का ठिकाना नहीं रहा और वह जोर जोर से रोने लगी। उस पड़ोसन ने उसके आंसू पहुँचे और उसे घर के अंदर आने को कहा। रीना खुद को संभालते हुए कहने लगी, नहीं आंटी जी, अब मैं माँ को उनके घर में लेकर आ गई हूँ ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आ जाएं। तो उसकी आंटी बोली, बेटा यह घर तेरी माँ का रहा ही नहीं, तेरी माँ का कहाँ है? इस घर को तो तेरे भाई भाभी ने विदेश जाने से पहले ही बेच दिया था। तभी रीना ने हैरानी से कहा, क्या यह घर भैया ने बेच दिया है और मुझे पता तक नहीं? लेकिन पिताजी के जाने के बाद तो माँ इस घर की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो पड़ोसन बोली, अरे बेटा, तेरी माँ की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वह किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो तुम्हारी माँ को भी अपने साथ ही लेकर गए थे, फिर यह तुम्हारे साथ कैसे आई? रीना ने रोते रोते सारी बात अपनी आंटी जी को बता दी। मुकुल की करतूत को सुनकर पड़ोसन भी आश्चर्यचकित रह गई थी और कहने लगी थी, माँ और पिताजी के आंसू का बदला तो जरूर लूंगी और उनके गुनहगारों को सजा जरूर दूंगी। फिर उसकी आंटी बोली, रीना बेटी, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बिना झिझक के मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारी माँ कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी और मेरी सहेली भी थी। बेचारी पर न जाने क्या बीती होगी जो उसकी यह हालत हो गई है। दुखी माँ से रीना अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। थोड़े दिनों के बाद रीना का भाई अपनी पत्नी के साथ घर आ गया था। रीना के घर पहुंचने से पहले ही रीना ने अपनी माँ को कमरे में छुपा दिया था। जब उसके भाई भाभी उसके घर पहुंचे तो रीना और दीपक उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। मुकुल को आए अभी 10 मिनट ही हुए थे तो कहने लगा, रीना पेपर कहाँ है और साइन करने कब जाना है? तो दीपक ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, कौन सा तो बाद में, यह काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले थोड़ा आराम तो कर लीजिए। इतनी भी आपको क्या जल्दी है? क्या कोई परेशानी है? फिर रीना ने कहा, हाँ भैया, थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लीजिए। तो मुकुल बोला, अरे नहीं नहीं, असल में माँ अकेली है ना, इसलिए मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, माँ की वजह से जल्दी कर रहे हैं, इसलिए पेपर के बारे में बोला। रीना की भाभी भी बोली, हाँ हाँ दीदी, तुम्हारे भाई को तो अपनी माँ की इतनी चिंता रहती है कि सुबह की फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है माँ के पास जाने के लिए। इस समय रीना बोली, यह तो अच्छी बात है, आपको माँ की इतनी चिंता है। माँ तो धन्य है तुम जैसा बेटा बहू पाकर। आप एक काम करो, माँ को फ़ोन कर लीजिए या फिर वीडियो कॉलिंग कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि माँ वहाँ पर ठीक है या नहीं। इस समय मुकुल हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं रीना, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और इस समय माँ खाना खाकर सो चुकी होगी, इसलिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। थोड़ी देर पहले ही मैंने नौकरानी से बात की थी, उसने कहा था कि माँ सो गई है और उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा तुम्हारी माँ से। फिर रीना कहने लगी, सच में भैया, आपको तो माँ की बहुत चिंता है। चलो मैं तुम्हारी चिंता दूर कर देती हूँ, तो मैं ही तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही मुकुल और उसकी पत्नी रीना की तरफ हैरानी से देखने लगे। उस समय दीपक शांति जी को कमरे से लेकर आ गया। शांति जी को सामने देखकर मुकुल और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई, उसके पसीने छूट गए थे। तो रीना बोली, आप दोनों इतना क्यों चौंक गए हो? आप दोनों क्या सोचते थे कि इतना बड़ा कांड करके आप लोग यूं ही बच जाएंगे और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? अरे भैया, माँ की तो कोई पॉलिसी थी ही नहीं, आप दोनों को यहाँ बुलाने का वह तो बस एक बहाना था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा लालची हो, इसलिए मैंने और दीपक ने मिलकर यह तरकीब लगाई थी, जिसकी वजह से तुम दोनों पैसों के लालच में थोड़ी दौड़े यहाँ चले आओगे। पैसों के लालच में अपने माता पिता का तुम लोगों ने जीना भी हराम कर दिया था, तो विदेश से वापस आना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात थी, है ना भैया? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी। रीना की आवाज़ सुनकर मुकुल कहने लगा,
अरे रीना, तुम्हें माँ ने क्या बताया है, हमारी सच्चाई क्या बताई है? लेकिन माँ तो पागल है, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। माँ की याददाश्त तो चली गई है, फिर माँ कैसे बता सकती है? इसका मतलब तुम जानते हो कि यह हमारी माँ है। फिर तुम यह बताओ कि तुमने माँ को इस हालत में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई? इतना सुनते ही मुकुल की नज़रें नीचे झुक गई थी। फिर रीना कहने लगी, सच सच बताइए भैया, आज तक आपने जिसने मेरी जितनी भी बात माँ से कराई थी, वह औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर मुकुल कहने लगा, मैं हमेशा से ही विदेश में रहना चाहता था, और जब इस बारे में मैं पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने के लिए कहा तो उन्होंने विदेश जाने के लिए पैसे जुटा ना सका तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया था। और जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो माँ की याददाश्त भी चली गई थी। फिर हमने इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने घर को भी बेच दिया था। माँ की बढ़ती उम्र और उनकी बीमारी के चलते उनका बोझ तो हमारे बस की बात नहीं थी उठाना। हम उन्हें कहाँ उठाए फिरते, इसलिए मकान के कागजों पर उनसे साइन करवाकर हमने घर को बेच दिया था और विदेश जाने से पहले माँ को हरिद्वार छोड़ दिया था। फिर रीना बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई क्या? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा जिसे तुम यहाँ पर छोड़ रहे हो वह तुम्हारी माँ है, जिसे तुमने लावारिसों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया? अगर ऐसे ही चलता रहता तो वह तो एक दिन दुनिया को छोड़कर चली जाती, और तुम तो हमें यही कहते थे कि तुमने माँ का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। और अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझे कौन बात कर रहा था? तो मुकुल बोला, माँ का एक गाना मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया था। इस आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने यह सब किया है ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रीना बोली, मुझे माफ़ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी भी वापस नहीं जाने दूंगी। मैं पुलिस को बुला लिया है, आप अपनी असली जगह जाओगे, जहाँ तुम्हारी असली जगह है। यह सुनते ही मुकुल और उसकी पत्नी वहाँ से भागने लगे। तो जैसे ही वे लोग सीढ़ियों से उतरने लगे तो उसी समय उसकी भाभी का पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसे काफ़ी चोट आ गई थी और उठ नहीं पा रही थी। सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रीना सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। जब रीना ने पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ उसकी भाभी की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, यही है मेरे पति की कातिल, इसी औरत ने मारा है तेरे पिताजी को। इसमें तेरे पिताजी को गाड़ी से एक्सीडेंट करवाया था, जिसका मुझे पता चल गया था, और कि जिस कारण तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। यह कहते कहते शांति जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रीना हैरान रह गई थी। माँ, यह क्या कह रही हो आप? क्या पापा को भाभी ने मारा है? हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह दोनों सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही तेरे पिताजी को यह सब पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से इन्होंने यह चाल चली। तेरे पिताजी को रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। इतना सुनकर रीना और दीपक की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शांति जी कहने लगी, लेकिन उस भगवान की लाठी की आवाज़ नहीं होती, यह तो पड़ती है तो अच्छों को सबक सिखा देती है। इस औरत ने तेरे पिताजी को गाड़ी से एक्सीडेंट करवाया था, और देखो आज यह अपने कर्मों की सज़ा पा रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। तभी मुकुल अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, बड़ी मुश्किल से मैं विदेश में सेटल हुआ था। मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय शांति जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहने लगी, मुकुल, तुम्हारे गुनाहों की कोई भी माफ़ी नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जो मिलकर रहेगी। पुलिस ने
मुकुल को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी भाभी को भी पुलिस ले गई थी। अपनी माँ को गले लगाते हुए रीना कहने लगी, आपको सब कुछ याद आ गया है? तो शांति जी बोली, हाँ बेटी, मैं तेरी भाभी को यहाँ देखा तो उसे देखते ही मुझे सारा माजरा याद आ गया था और उसके साथ पिछली बातें भी याद आ गई थी। लेकिन अब आप खुश रहिए, अब आपकी खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, भूल जाइए पुरानी बातों को, रीना ने कहा। उसके दोनों बच्चे कहने लगे, अरे मम्मी, अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप फिर से भूलने को कहती हो। बच्चों की बातें सुनकर रीना अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब यह है कि पुरानी कड़वी बातों को भूल जाओ। बच्चों की यह बातें सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। अब शांति जी अच्छा महसूस कर रही थी, उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। रीना और दीपक दोनों मिलकर शांति जी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। बच्चों के साथ रहकर शांति जी अपने दुख को भूल गई थी और खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उनकी जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी हमें खूब सेवा करनी चाहिए, यह हमारा फर्ज है। माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। अगर हमारे घर में हमारे माता पिता खुश हैं तो उन्हें हमें खुश रखना चाहिए। यह हमारा फर्ज बनता है कि अपने माता पिता को उनकी अच्छी सेवा करें। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें।